जैसा कि आप सब जानते हैं, इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम वुमेन ऑफ टुमारो यानी आने वाले कल की महिला रखी गई, जो महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि आपको अपने कानूनी अधिकारों को जानना जरूरी है। महिलाओं को एक सशक्त जिंदगी जीने के लिए अन्य जरूरतों जैसे स्वास्थ्य वह अपनी सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। हम आज महिलाओं के आने वाले कल के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। इसी के तहत हम लोग इकट्ठे हुए हैं। महिलाओं को लैंगिक भेदभाव के बिना हर क्षेत्र में एक समान अवसर दिया जाना चाहिए। भारत जैसे पुरुष प्रधान देश में भी महिलाओं ने अपने कौशल कार्य से अपनी अलग पहचान बनाई और साथ ही माँ, बहन, बेटी, पत्नी और दोस्त के रूप में अहम भूमिका निभाई। एक छोटी सी बात मैं शेर के रूप में कह रहा हूँ। एक होकर भी अनेक किरदार निभाती है, वो औरत ही तो है जो जीवन को ज्योतिमय बनाती है। आप आइए और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं परिचय करा रहा हूँ जो यहाँ गणमान्य लोग और महिलाएं उपस्थित हैं। हमारे बीच महिला दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं रश्मि रावल जी, जो प्रदेश महामंत्री बीजेपी से महिला प्रकोष्ठ की हैं और डायरेक्टर हैं NHPC को। हमारे बीच मौजूद हैं नीरा गोयल जी, गांधी नारी कल्याण समिति की अध्यक्षा हैं और महिलाओं के बारे में सोचती रहती है और कार्य करती है। इसी के साथ हमारे बीच मौजूद हैं वंदना मिश्रा जी, जो प्रियंका स्कूल में टीचर हैं। हमारे बीच मौजूद हैं अंशु कौशिक, सेंट मैरी स्कूल से, और सुजाता मैम हैं हमारे बीच में सेंट मैरी स्कूल से, जो इंग्लिश में। हमारे साथ मौजूद हैं योजना गुप्ता जी, जो हमारे चेयरमैन राजू गुप्ता जी की वाइफ हैं और भाजपा की महिला मोर्चा की जिला मंत्री। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं मौजूद पूनम राजवंशी, जो हाउसवाइफ हैं, और हमारे साथ हैं नमिता गोयल जी, जो एक बिजनेस भी देखती हैं, बिजनेसमैन महिला हैं। पुरुषों में हमारे साथ हैं मौजूद हैं महेंद्र धनोरिया जी, निदेशक मुरादाबाद मंडल उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड। हमारे बीच चौहारा से समाज सेवी हैं इमरान अख्तर जी, जो चेयरमैन साहब के पुत्र हैं चौहारा से। हमारे बीच हैं राघव गोयल जी, जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं धामपुर के। हमारे बीच हैं मौजूद डॉक्टर संजय भटनागर जी, और हमारे बीच में है प्रयास हॉस्पिटल के डॉक्टर दिनेश जी, प्रयास के मालिक हैं ये लोग, है ना। और हमारे बीच है पवन संगम जी, जो रंगकर्मी हैं और डायरेक्टर भी। तो अब शुरू करते हैं कार्यक्रम को, और आगे का कार्यक्रम में शुरू करने के लिए, बढ़ाने के लिए दे रहा हूँ रश्मि रावल जी को स्टेज। रश्मि रावल जी आए। और आपका इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित हमारी इस परिचर्चा को शुरू करने से पहले हम अभी तक चैनल की ओर से देश की सभी महिलाओं को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और वर्तमान में महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या होनी चाहिए, इस संदर्भ में एक परिचर्चा का आयोजन हम इस अभी तक चैनल पर कर रहे हैं। हमारी इस चर्चा में मौजूद स्टूडियो में सभी विभिन्न क्षेत्रों से हमारी बहनें, हमारी महिलाएं और हमारे भाई, पुरुष भाई बैठे हुए हैं, और इस परिचर्चा का जो विषय है वो वर्तमान संदर्भ में महिलाओं का
और इस महिलाओं का क्या योगदान है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और दोनों ही पक्षों का हम एक पक्ष रखेंगे कि दोनों इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से हम महिला सशक्तिकरण पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि 8 मार्च जिसे हम महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, यह 8 मार्च अपने आप में एक अद्भुत कहानी अपने पीछे लिए हुए है। 8 मार्च 1857 को इस वर्ष विश्व में महिलाओं ने सर्वप्रथम अपने अधिकारों की उद्घोषणा की थी। न्यूयॉर्क के टेक्सटाइल मिल में काम करने वाली महिलाओं ने 18 से 22 घंटे काम के बदले भूख, अनिद्रा, घुटन और काम के बदले कम मजदूरी के विरोध में आवाज उठाई थी। 20वीं शताब्दी में 8 मार्च 1908 को उन्हें हजारों की संख्या में मजदूर महिलाओं ने कम वेतन के में ज्यादा काम लेना और मताधिकार की मांग को लेकर न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया था, जिससे प्रेरित होकर 8 मार्च 1910 को कोपेनहेगन में एक विशेष विश्व स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व में महिलाओं ने अनेक बार अपने अधिकारों की आवाज उठाई और इसी कारण से 8 मार्च, और वह एक इत्तेफाक रहा कि वो हमेशा 8 मार्च ही रहा है। तो इस 8 मार्च को इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में 8 मार्च 1975 को पहली बार महिला दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें उनके प्रति होने वाले भेदभाव, अन्याय को समाप्त करने के लिए राजनीतिक निकायों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। ये वर्ष महिलाओं के लिए भारत में स्वर्णिम वर्ष के रूप में जाना जाता है। कार्य परिचर्चा को शुरू करने से पहले मैं अपने जो हमारे बीच में विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई विशिष्ट महिलाएं हैं, उसमें कामकाजी महिलाएं भी हैं, जो अपने घर को देख रही हैं वो भी हैं, और विद्यार्थी भी हैं, शिक्षक भी हैं, और बिजनेसमैन जो व्यवसाय करने वाली महिलाएं हैं वो भी हैं। तो मैं अपने इस बात को शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान में जो महिलाओं के हालात हैं, आज़ादी के बाद से लगभग 70 वर्ष से ज़्यादा हम लोगों की आज़ादी का समय बीत चुका है। आप क्या मानते हैं कि हमारी हालत में कुछ ज़्यादा सुधार आया है आज़ादी से पहले और अब में, क्या अंतर है? इस बीच में हमारे बीच में नीरा गोयल जी हैं, मैं उनसे बात करूंगी कि वो इस बारे में बताएं क्या सोचती हैं कि आज़ादी के बाद हमारा में हालात में क्या परिवर्तन आए हैं। सर जी ने बुलाया उसके लिए मैं उनकी कृतज्ञ हूँ। और जो प्रश्न मुझसे ऋषि रावल जी ने पूछा, तो डेफिनेटली सुधार तो आया है। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार तो आया है, पर मेरी राय में ये एक सुनहरा पर्दा है जिसके नीचे बहुत अंधेरा है। हमको लगता है ऊपर से कि बहुत ज़्यादा सुधार है, पर उसके नीचे एक डार्कनेस है। मुझे ये लगता है कि ऊपर से लगता है जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में काम कर रही हैं, वो बेहतर कंडीशन में है और हम लोग उससे बदतर कंडीशन में, पर ऐसा नहीं है। जो लोग काम करते हैं, मेट्रो सिटीज़ में काम करते हैं, MNCs में काम करते हैं, उनकी भी हालत उतने अच्छे नहीं है जितना हमको ऊपर से दिखाई देता है। मैं 2 लाइन इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि 2 लाइन एक छोटी सी शायर का मुझे नाम नहीं याद है कि तेरे माथे पे आंचल बहुत खूब था, तेरे माथे पे आंचल बहुत खूब था, पर इस आंचल का पहरान बना लेती तो बहुत अच्छा था। तो ये हम लोग की स्थिति है कि हम उतना रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ घर की स्थितियाँ होती हैं, कुछ समाज की स्थितियाँ होती हैं, कुछ अपनी आसपास की स्थितियाँ होती हैं कि जितना सुनहरा दिखता है उतना सुनहरा नहीं है। बेशक तरक्की हुई है आज़ादी के बाद से। जो सरकार सुधार कर रही है और पिछले 2014 से जो एक हमारे देश में सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की बनी है, तो क्या उसने कोई सुधार नहीं किया कि जो उन्होंने योजनाएं बनाई कि वो महिलाओं के सुधार के लिए थी, कि महिलाओं का उनमें सुधार से कोई परिवर्तन हुआ उनकी योजनाओं को लागू करने से, या कोई सामाजिक बदलाव आया है क्या उनसे? जैसे एक योजना के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बहुत ये इसकी बात 2 शब्दों की थी, मगर इसका जो मैसेज था वो बहुत बड़ा है। तो उस मैसेज को कोई बताएगा कि इसके पीछे हमारे क्या बदलाव आए? आप बताएं। जी, एक्चुअली इसमें मैं खुद को ही रिलेट करती हूँ काफ़ी हद तक। मैं
मेरी क्वालिफिकेशन है, आई एम एन इंटीरियर आर्किटेक्ट, और मैं अपने वर्क के लिए दिल्ली बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करती हूँ, अकेली करती हूँ। तो पूरा रास्ता अकेले जाने में पहले तो थोड़ा सा लोग देखते हैं, हर चीज़ होती है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, बट अभी जाती हूँ अकेले तो अब मुझे वो फीलिंग आती ही नहीं। अब जाती हूँ, आराम से जाती हूँ, काम करती हूँ अपना। तो मैम की तरफ से भी मतलब काफ़ी चेंज आया है। आपको लगता है बदलाव आया है? जी जो सामाजिक बदलाव है वो इन सरकार की तरफ से भी आया है, और सरकार ने का जो मुख्य काम था वो यही था कि सामाजिक बदलाव आना चाहिए। कानून अपनी जगह काम करते हैं, पर समाज जब तक बदलेगा नहीं तब तक कानून भी कुछ नहीं कर सकता। मैं पुरुष समाज बैठा है मेरा, मैं उनसे मालूम करना चाहूँगा कि जो बच्चों में संस्कार लगातार कम होते जा रहे हैं, इसके लिए आप क्या माँ को दोषी मानते हैं या बाप को, या पूरे परिवार को? सर्वप्रथम तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आपने हमें यहाँ बुलाया इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। अब आपने जो विषय रखा है उसके अंदर हम सीधे सीधे बच्चे की माँ को कहें, बच्चे के पापा को कहें तो शायद कहीं अन्याय हो रहा है। हमको पूरे परिवार को कहना पड़ेगा कि उन्हें अपने बच्चों पर ध्यान सामूहिक रूप से रखना चाहिए। एक बात मैंने देखा है कि परिवार के अंदर जब भोजन का समय होता था तो परिवार के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। आज स्थिति बदल गई है, मेरी थाली लगा दो, कमरे में जाकर खाना खाऊंगा। जब हम परिवार के साथ बैठेंगे तो तरह तरह की चर्चाएं होंगी, वह चर्चाएं हमारे बच्चे सुनेंगे, उनके अंदर यह बात डेवलप होगी कि हमारा परिवार चाहता क्या है, हमको करना क्या है। इसमें दोषी कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं। एक्चुअली हुआ क्या, जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तब ये कल्चर बहुत डेवलप होता था। अब क्या है, अब घर में सब 4 भाई हैं, चारों ने अलग अलग मकान बना लिए, अलग अलग रह रहे हैं, एकल परिवार है, घर में मदर है, फादर हैं, दोनों काम पर निकल गए, बच्चे हैं, मोबाइल में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो जॉइंट फैमिली का जो कल्चर ख़त्म हुआ है ना, वो हमें इस से दूर ले जा रहा है, अपने संस्कारों से दूर ले जा रहा है। मगर मसला क्या है, वही है ना कि एकल परिवार, एक एक तो सबकी अपनी समझ, अपने तरीके से काम। संस्था का गठन सबसे महत्वपूर्ण है। पहले पारिवारिक एक संस्था हुई करती थी। आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो जो संस्थागत चीजें थी वो छिन्न भिन्न सी हो गई हैं। अच्छा, छिन्न भिन्न करना अब किसी को दोष तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हो गई हैं। एजुकेशन का माहौल ऐसा हो गया है। अब बाहर जाके बच्चा पढ़ रहा है, अकेले पढ़ना, अकेले से सब कुछ करना है, नहीं आप फोन पे गाइड तो कर सकते हैं। ये मसला है संस्था का, ये तो पक्की बात है। पर हम लोगों को ये ध्यान तो देना चाहिए कि अगर कोई चीज़ छिन्न हो गई है तो चाहे किसी दूसरे रूप में या किसी भी रूप में, अब व्हाट कैन बी डू नाउ, अब करें क्या, समाधान क्या है। और गली मोहल्ले का कोई बड़ा उसको मिल गया तो उसने चाचा जी नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते कही, वो चीज़ बहुत दूर हो गई। आजकल ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो पाठशाला तो घर ही है, शुरुआत तो वहीं से है। तो इसमें मेरे कहने का मतलब यही है कि इसमें आप दोषी किसको ज़्यादा मानते हैं? नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्तमान में मैं ये महसूस करता हूँ, जो सबसे बड़ा दोषी है वह इसमें सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति है, और वो है लाड़ और प्यार। आप आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, संस्कार की बात अभी हम कर रहे हैं, आज से 20 वर्ष पहले का भारत के विद्यालयों को देखिए। मैं बस 20 से 25 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूँ। आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, ऐसा होता नहीं था कि कोई टीचर अपने बच्चे पे हाथ ना उठाता। 20 वर्ष पहले पुरानी, ज़्यादा 2 दशक पूर्व चले जाओ। आज की तारीख में स्थिति ये है कि अगर अपने घर के बच्चे को कोई और दूसरा दाएं बाएं भी हल्का सा टोक भी दे
डांटने की बात तो बहुत दूर की बात आ जाती है, टोक भी दे तो वो भी माता पिता को या परिवार वालों को बुरा लग जाता है। ये जो है इसकी कमियां ढूंढ रहा है। तो वर्तमान में लाड़ और प्यार का महत्व उसको उतना ही रखना पड़ेगा एक बच्चे के लिए जितना आवश्यक है। इमरान भाई कुछ इस वैसे बोलना चाहेंगे? नमस्कार सबको, महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये कहूँगा जिस तरह से इस दुनिया का एक सत्य है जीवन और मृत्यु, उसी तरह से हर सवाल का एक जवाब है हमारा एजुकेशन। जाहिर सी बात है जब हम बच्चों के विषय में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके माँ बाप का ही पड़ता है। फर्स्ट इम्प्रेशन जो पड़ता है माँ बाप का ही पड़ता है, और इसमें दो राय नहीं कि ज़्यादा वक्त माँ देती है बच्चों को, बाप कम दे पाता है। जैसे हालात बन चुके हैं कि आगे बढ़ने की होड़ है हर एक में, तो इंसान आगे बढ़ने की होड़ में कई बार परिवार को भी भूल जाता है। उसमें मैं खुद भी हूँ, ये भी लोग होंगे ज़रूर, कई लोग ऐसे होंगे। और जहाँ पे वर्किंग वुमेन है उनके लिए बहुत टफ होता है प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करना, पर्सनल लाइफ मैनेज करना। तो 100% तो कहीं नहीं होता, लेकिन हाँ कमियाँ और खूबियाँ सब जगह होती हैं बराबर। तो उसको मुझे लगता है अगर माँ बाप लेके चले साथ बच्चे को, तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं हम उसको अच्छे से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। अब से 40 साल पहले जो माँ बाप थे उनके लिए बच्चे और थे, फिर 20 साल पहले कुछ और थे, अब कुछ और है। जब मुझे याद है मैं स्कूल में था तो हम क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे। वक्त खुदा मेरा बेटा है वो तो कुछ भी नहीं खेलता, वो तो दिन भर फ़ोन पे बिजी रहता है। तो जो चीज़ें जैसे हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं वो भी आगे बढ़ना चाह रहा है, और वो फ़ोन यूज़ करता है, देखता है, नई नई भाषा सीखता है, बहुत चीज़। हालांकि मैं भी कम एजुकेटेड नहीं हूँ, फिर भी मैं उससे पीछे हूँ अभी बहुत चीज़ों में। उसको ज़्यादा मालूमात है देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, नेट पे देखता रहता है। हमें इतना वक्त नहीं है। तो शायद आने वाले वक्त में हम इसको और ज़्यादा चर्चा करें, संस्कार की कमी तो आएगी। तो कहीं ना कहीं माँ बाप अगर ज़्यादा ध्यान दें बच्चों पर तो शायद इससे दूर जा सकते हैं इन चीज़ों से। इसमें परिवार का ही रोल मैं बताऊँ कि दोनों परिवार को, माता पिता को, दोनों एक साथ बच्चे को ध्यान देना चाहिए, उनको संस्कार सिखाने चाहिए और उनको हर विषय में बताना चाहिए। अपने बड़ों का सम्मान करना, सब चीज़ के बारे में माता पिता से ही शुरू होता है ये सब चीज़। मतलब कहीं ना कहीं आप के जवाब से ऐसा लग रहा है कि माता पिता का ज़्यादा दोष है संस्कारों को बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। आप में से कोई और इस मैं विषय वंदना में? जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। परिवार की नींव चूंकि माँ बाप होते हैं, माँ पैदा करती है बच्चे को, तो बेसिकली फाउंडेशन में उसके जो संस्कार आते हैं वो माँ बाप से आते हैं। क्या माँ से ज्यादा आते हैं या नहीं, माँ बाप से ज्यादा से मैं मानती हूँ कि माँ पहली हमारी प्रथम टीचर हमारी माँ होती है। तो माँ की वैल्यू बहुत ज़्यादा इस मामले में होती है कि माँ के संस्कार बच्चे में ज़्यादा आते हैं। पेरेंट्स अगर अपने को बच्चे को रियायत करे तो बच्चा कहीं चला जाए लेकिन वो अपने संस्कार नहीं भूल सकता, मेरा ही मानना। इसका मतलब कहीं ना कहीं माँ का प्यार जो है वो ज्यादा बिगाड़ा है। नहीं, माँ का प्यार नहीं बिगाड़ा, वो वैल्यूज ही नहीं दे रहे हैं आजकल के पेरेंट्स बच्चे को जो पहले पेरेंट्स दिया करते थे। मतलब ध्यान नहीं दे रहे नहीं ध्यान नहीं दे रहे बच्चे। इसका मतलब आप महेंद्र जी की बात से सहमत हैं कि एक साथ बैठाना बच्चों को जरूरी है। बिल्कुल, बच्चों को वैल्यूज, स्ट्रिक्ट वैल्यूज जरूर देनी है। उसके लिए बहुत जरूरी है बच्चे को बताना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन आपके बड़े हैं, कौन आपके छोटे हैं, किस तरह आपको इज्जत देनी चाहिए, किस तरह आपको दूसरे की वैल्यू समझनी चाहिए। और अगर एक बार वो संस्कार बच्चे के दिमाग में आ गए तो वो कभी नहीं जाते हैं। जो बचपन के संस्कार है वो कहीं नहीं जाते। क्या है कि उन जो संस्कार हमें घर से मिल गए हैं, उन संस्कारों को परिपक्वता हमारे स्कूल से मिलती है। ये बिल्कुल सच बात है। हमारा सामाजिक परिवेश जो है वो कुछ इस तरह का बदलाव आ गया है कि अगर घर से संस्कार हमने डाल दिए, लेकिन वो जैसे ही घर से बच्चा बाहर निकलता है, बाहर उसका परिवेश दूसरा होता है, तो वो 2 मिनट के संस्कार वो घर में है, घर में दिखा देगा, लेकिन वो अगर वहाँ उसको परिपक्वता नहीं मिल रही, जैसे अभी बात करी गई थी, राघव ने बताया कि वहाँ पे स्कूल में थपड़ान होता था बच्चों का जब होते थे, तो उनको डर होता था कि घर में तो है ही है, वहाँ स्कूल में भी हमको टीचर जो है सेट कर देंगे। और उसके अलावा एक बात और है कि हमारे जो कुछ में शायद अगर गलत ना हो तो हमारे कुछ पाठ्यक्रम में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे संस्कारों से रिलेटेड होनी चाहिए, वो शामिल करनी चाहिए। मतलब संस्कार का एक पार्ट जैसे मैं ये कहता क्लास में जरूर पढ़ाया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए। हमारे भली जो है रामायण की कुछ चीजें जो भाई पैर छूने की अभी चर्चा आई थी कि पैर छूना एक बड़ी आजकल हीन बात समझते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, या आपने इसका समर्थन करा था कि मैं आज भी सरस्वती विद्या मंदिर या शिशु मंदिर में, तो मेरे बच्चे जब होने वाले थे तो मैं विजुअल था, मेरे दिमाग में ये विजुअल की चलती थी कि मैं अपने बच्चों को जो है
उसमें पढ़ाऊंगा क्योंकि संस्कार अभी वहाँ बचे हुए हैं। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात यह है, सॉरी आई एम टू से, कि मैं बिल्कुल बड़ी फ्रैंक बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे जब कुछ चीज़ों का अपने बच्चों के माध्यम से पता लगा तो कहीं ना कहीं हमें फिर से रिकंसिडरेशन की ज़रूरत है वहाँ भी, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें पूरी व्यवस्था को देखना पड़ेगा, ये हम सभी का कर्तव्य है, नॉट ओनली माता पिता। ये माता पिता का ही दायित्व नहीं है, समाज का भी, हमारे शिक्षकों का भी। हाँ बिल्कुल। तो ये सभी का, हम सबका कर्तव्य है कि हम इस बात को अपने बच्चों को संस्कार देने में, जो हमारे जो एकल परिवारों का, अब फिर एक जरा सा मैं दोष नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल भी के, लेकिन कहीं ना कहीं एकल परिवार का समर्थन जो है महिलाएं करती है ना। कहीं ना कहीं हमारा जो विघटन हुआ परिवारों का, उसमें एक वो एक कहावत है, बड़ी कड़वी कहावत है कि महिला महिला की दुश्मन होती है ना। तो ये सारी चीजों का हमारा जो सूत्रपात हुआ, कहीं ना कहीं यही तो हुआ कि हमारे घर टूटे। तो उसमें कहीं ना कहीं मैं नहीं रहूंगी अपनी सास के साथ, ऐसे बोलती है, ऐसे बोलती है। तो ये क्या है कि चीजें जो है शुरुआत है। तो वो जो, अगर हम वापस वो सिनेरियो लेके आना चाहते हैं कि हमारा बच्चा अगर कहीं जा रहा है कि मोहल्ले के बंदे ने भी टोक दिया, तो उसके लिए एक हमारा सामाजिक परिवेश, पारिवारिक परिवेश, उससे पुराने उस पे आना पड़ेगा। हमें ये आपका कहना है, पुराने उस पे आना पड़ेगा। और संगठित परिवार, हम अपने कपड़ों से, हम अपने कपड़ों से आ जाओ तब भी ठीक हो जाएगा समस्या। देखिए, दुनिया में पहचान अगर किसी भी देश की, किसी भी जगह की है तो उसकी संस्कृति संस्कारों से ही है ना। अगर अब हम, अगर देखिए, मजेदार बात ये कि वो लोग हमारे संस्कारों को, मैं देखता हूँ कई सारी वीडियो को जो है बड़े बड़े फॉरेनर्स जो है वो राम धुन कर रहे हैं, जय श्री कृष्णा कर रहे हैं, ऑस्कर ये जो मंदिर हैं इस्कॉन वाले, वो कहाँ पहुंच गए और हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये तो हमें सामाजिक और हमारा जो ये है सब परिवेश को हमें दोबारा से रिकंसिडरेशन करना पड़ेगा इसको। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को हर चीज़ सिखाई जाए, सलाम भी सिखाई जाए, पैर छूना भी सिखाया जाए। 3 घंटे की अपने उसमें हम मॉरल वैल्यू का एक वो भी रखते हैं, पूरा पाठ्यक्रम रखते हैं, पूरा सब चीज़ करते हैं। इंग्लिश मीडियम में भी हम उनको सब चीज़ सिखाते हैं। बट हम घर वहाँ से निकले, हमने उनको गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सब चीज़ सिखाई, पर पेरेंट्स आके हमसे शिकायत करते हैं कि ये घर पे कोई आता है तो नमस्ते नहीं करता है। तो ये हम घर पे नहीं आएंगे आपको बताने। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। ये बात नहीं जाएंगे आपको बताने कि बेटा गुड मॉर्निंग बोलो। ठीक है, हम उनको एक डर बैठा सकते हैं कि नहीं, आपको घर पे कोई किसी को आना है तो वो तो आप सिखाएंगे ना। शरद जी ने प्रश्न पूछा था, उसका जो एक सारांश वो यही है कि जिम्मेदारी परिवार के साथ साथ स्कूल कॉलेज की भी है, समाज की भी है। ये तीनों जिम्मेदारी इसको निर्वाह कर रहे हैं, सबको सामूहिक रूप से करनी पड़ेगी। और कोई भी एक कड़ी को, बीच में एक कड़ी भी कमजोर रह जाएगी तो इसमें बदलाव नहीं आने वाला है। तो हमें शुरुआत अपने घर से करके फिर समाज, क्योंकि बच्चा समाज में जाता है, उसके बाद समाज से वो सीखता है और फिर कॉलेज उसको प्योरीफाइड करता है, उसको एक शुद्ध रूप में एक नागरिक बनाने की कोशिश करता है। मगर यदि वहाँ भी शिक्षा मंदिरों में भी इस तरह की बातें हो कि तो विद्यार्थियों को कुछ नहीं मिलता है, एक अच्छा नागरिक वो नहीं बन सकता है। तो अच्छा नागरिक बनाने के लिए, संस्कारवान बनाने के लिए तीनों की आवश्यकता है, परिवार की भी, समाज की भी और शिक्षण संस्थानों की भी। हमारे सामने एक मुख्य बिंदु है कि जब हम समाज के अंदर बदलाव देखते हैं तो उस बदलाव में कहीं ना कहीं हमारी स्थिति में परिवर्तन आया है। वो परिवर्तन ज़्यादा नहीं है पर इतना कम भी नहीं है कि हम उसके बारे में ना विचार करें। हम वर्तमान में सब महिलाएं, पूरा समाज शिक्षित होने के कगार पर है, लिटरेसी रेट बढ़ा भी है और हम विकासशील राष्ट्र से विकसित होने के राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि महिलाओं के प्रति जो सोचपूर्ण रवैया है, जो पक्षपातपूर्ण है उनका सोच है, जो विचार है, क्या उसमें आपको लगता है कि उसमें भी कोई परिवर्तन आया है? आपको कहीं ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया किया जा रहा है, जो व्यवहार है वो दोयम दर्जे का किया जा रहा है? आज भी हम अपने पैरों पे खड़े होकर वो सम्मान नहीं पा रहे हैं समाज में, जो सम्मान हमें मिलना चाहिए। बदलाव आया है, काफी बदलाव आया है। पहले हम लोग बिल्कुल घर में रहते थे, जैसे अब तो खुल के बाहर जा रहे, कर रहे, समझना। मतलब आप सोचते हैं कि बदलाव आया है? काफी आया है। ये तो हमारे पर निर्भर है ना कि हम किस तरह से समाज में रहकर अपना कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये बदलाव काफी है, ऐसी बात नहीं है। आपका क्या विचार है इसमें? यस, मुझे भी लग रहा है बदलाव है, चेंजेस है। नहीं, कैसे आपने कैसे महसूस किया कि बदलाव है?
आई एम अ वर्किंग वुमन, सो व्हेन आई गो आउट मुझे वो रेस्पेक्ट मिल रहा है सोसाइटी में, लोग मुझे रेस्पेक्ट करते हैं एज ए टीचर ऑल्सो एंड एज एन एजुकेटेड वुमन में भी ऐसे भी। एक शिक्षित होने के नाते आपको सम्मान मिल रहा है। Yes. यदि आप शिक्षित नहीं होती तो क्या आपको उतना ही सम्मान मिलता जितना कि मिलना चाहिए था? मिलता है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू दैट कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी आई थिंक, मीन्स खाली एजुकेशन से नहीं, ज्यादा एजुकेटेड नहीं है ऐसे लोगों को भी लोग रेस्पेक्ट देते हैं। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को इतना मान सम्मान नहीं मिलता। अभी भी वो उसी पारिवारिक जीवन वो वहीं बिता रही हैं जो एक वर्किंग लेडी को मिलता है ना। उन्हें थोड़ा पता नहीं होता कि क्या नियम सरकार के हैं क्या है, तो सभी महिलाओं को एक जैसा मान सम्मान नहीं मिल पाता आज के दौर में भी, क्योंकि वो अनुशासन से वंचित हो जाती है। सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनसे वो वंचित हैं आज भी, आज के समय में। तो ये जो पक्षपात का आप आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ अभी व्यवहार वैसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए, तो इसके पीछे आपने कब किन क्षेत्रों में मिला? जैसे मान लें शिक्षित महिला हो गई है तो उसको थोड़ा सम्मान मिलता है, मगर मैंने ऐसा भी देखा है कि शिक्षित होने के बावजूद भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, चाहे महिला शिक्षित हो। मैं इस बारे में राघव जी से बात करना चाह रही हूँ कि उनका क्या विचार है इस बारे में। हम लोगों ने 3 विषय एक साथ कर दिए, मतलब 3 अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बात कर ली। सबसे पहले आ गया मेट्रोपॉलिटन सिटीज, उसके बाद आ गया हमारा जो क्षेत्र आ गया एक नॉर्मल और अर्बन कह सकते हैं ऐसे आप, और उसके बाद जो है आपका आ गया ग्रामीण, टोटल अर्बन। मेट्रोपॉलिटन से लेकर के हम अर्बन तक एक साथ तीनों विषय पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी एक सरकार भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बारे में बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने जागरूकता जो महिलाओं के प्रति थी, जो घरेलू हिंसा जो शब्द आपने अभी अभी इस्तेमाल किया था, और जो इसकी जागरूकता के बारे में विषय अभी आपने इस्तेमाल किया था कि जागरूक करना पड़ेगा और घरेलू हिंसा को, तो उन्होंने वर्तमान के हमारे उत्तर प्रदेश की पूरी जनसंख्या को इतना जागरूक जरूर कर रखा है कि किसी भी तरीके की किसी भी घरेलू हिंसा का इंतजाम तुरंत करा जा रहा है। तो मैं सम्मान के लिए लगातार अनेकों उदाहरण मेरे पास इस तरीके के हैं कि मैं आपको 20 मिनट कम से कम अपने नगर के, अपने ग्रामीण क्षेत्र के उदाहरण ही देता रहूंगा, और लगातार प्रतिदिन के, प्रति महीने के देता रहूंगा, कि जिसमें मैं ये मानता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर घरेलू हिंसाओं का ग्राफ जितना गिरा है, इतना आजादी के 70 वर्ष में आज तक नहीं गिरा। ये तो हर एक महिला अपने आप, मैं ये मानता हूं, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओ, अगर कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा करने का प्रयास करता है तो मैं ये मानता हूं कि 112 नंबर सबके फोन में आज की तारीख में सेव है। उसे किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी से जो है कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हर एक थाने में महिला फिर भी वो कहीं ना कहीं दबके रह जाती है, कहीं कि हमारे घर की बदनामी होगी, ये होगा वो होगा, फिर भी वो कहीं पीछे हट जाती है। इतनी सुविधा होने के बाद भी कहीं ना कहीं उसकी सोच अभी भी वहीं की वहीं रह गई है। नहीं, उसके पीछे वजह है कि सभी के पास मोबाइल नंबर भले ही है, पर 112 नंबर के लिए अभी भी बहुत रिमोट एरिया में, जहाँ पे बहुत ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ अभी भी इसके प्रति ज्यादा जागरूकता नहीं है। मगर सरकार ने जो अपना काम किया है वो अपनी जगह प्रशंसनीय है। उसके लिए आवश्यकता तो उन्हें जागरूकता की है, जागरूक करने की आवश्यकता है। सरकार का काम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सरकार जितना जागरूक कर सकती है महिला सशक्तिकरण वो उन्होंने किया, वो उन्होंने किया है, पर वो भी तभी तक हो जाता है क्योंकि महिलाएं जब तक अपने आप मजबूत नहीं होंगी, वो परिवार के लिए बंधी होती है मानसिक रूप से। जब तक वो बंधी भी है उस परिवार से, तो वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। जब वो अपने आप पे इंडिपेंडेंट हो जाती है तब वो सोचेंगी इस विषय में कि मुझे इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं 2 लाइन से आपको कहना चाहूँगी, हमारा आप लोग अन्यथा ना लें। 2 लाइन से, हालांकि वो सिचुएशन जो मैं 2 लाइन पे कह रही हूँ वो अब नहीं है, पहले ज़्यादा थी, कि मैं थोड़ा सा झुकी तो आप सजदा समझ बैठे, मैं थोड़ा सा झुकी तो आप सजदा समझ बैठे, मैं तो रस्म निभा रही थी, आप अपने को खुदा समझ बैठे। तो ये सिचुएशन हालांकि पहले ज्यादा थी। और एक बात मैं जरूर ये बात कहना चाहूंगी कि महिलाओं के उत्थान में सबसे ज्यादा हाथ पुरुषों का है। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर हम लोग हमारी फैमिली, हमारे हस्बैंड्स,
अगर हमको अलाउ ना करें, हम कितना ही वर्किंग वुमेन क्यों ना हो, कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, हम अपने घर से नहीं निकल सकते। तो किसी भी चीज को चलने के लिए दोनों का कॉपरेशन बहुत जरूरी है। और जो अब पुरुष वर्ग भी इस बात को समझने लगा है कि हमारी अगर वाइफ्स, हमारी अगर फैमिली की औरतें बाहर निकल रही है तो हमें उनको निकलने देना चाहिए। और जहाँ तक इसका घरेलू हिंसा का सवाल है, मैं इस बात को कतई नहीं मानती। थाने तक तो पहुंच ही नहीं पाती हैं महिलाएं, उनको इतना टॉर्चर कर दिया जाता है। मेरी जो मेड्स हैं, जो लोग लोअर तबके के लोग हैं, वो बेचारे पिट के कुट के अपने घर में ही रहते हैं। उनके हस्बैंड उनको इस बात के लिए बेलाव नहीं करते कि आप पुलिस थाने तक जाके शिकायत कहीं ना कहीं दब के। तो मैं इस बात को नहीं मानती कि उनको न्याय मिल रहा है। और ये घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा है। थोड़ा कम ज्यादा में फर्क पड़ा है एक लिटरेट की हिसाब से, लेकिन है। नहीं, आपने ठीक कहा है कि अभी भी बहुत ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता है। हम ऐसा नहीं मान सकते कि 100% बदलाव आ गया है, पर बदलाव का एक जो सामाजिक बदलाव की जो मुहिम है, जो अभियान है, वो चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और जब तक ये बदलाव पूरा समाज के अंदर महिलाओं को स्थान नहीं मिलेगा जो उनके लिए जो उचित है, तो ये बदलाव चलता रहेगा। तो प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहेगी। इसके आपके प्रश्न में छोटा प्रश्न जोड़ूं क्या? हाँ, आप भी प्रश्न कर सकते हैं, बिल्कुल प्रश्न कर दिया। 1947 में भारत आजाद हुआ और विभिन्न विचारधाराओं के लोगों ने शासन किया। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा। विभिन्न विचारधारा के लोगों ने शासन किया और महिला जहां थी वहीं रह गई। महिला जहां थी वहीं रह गई। लेकिन 7 वर्षों का शासन अगर आप देखेंगे तो महिला जहां थी वहीं रह गई नहीं, जहां रह गई थी वहां से उठकर कहां आई, इस पर भी हमको चिंतन करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, आप चूंकि धामपुर के अंदर लंबे समय से रहती हैं, टीचिंग लाइन में हैं, शहर में काफी जाती हैं, तो बाजार के अंदर कोई भी दुकान हो, किसी भी जाति धर्म मजहब की हो, उस पर महिला मालिक वाली कुर्सी पर नहीं दिखाई देती थी। आज अनेकों दुकानें मैं आपको ऐसी बता दूंगा जिन पर महिलाएं बैठकर स्वावलंबी बनकर अपना जीवन यापन भी व्यतीत कर रही हैं। हाँ। और उन्होंने एक बदलाव की नई नींव भी डालने का काम किया। वही बात हम बता रहे हैं कि बदलाव चल रहा है। बदलाव को हम अभी ठहरा नहीं सकते, ये निरंतर बदलाव है। और जो बदलाव आपने बताया, निश्चित रूप से एक महिला आत्मनिर्भर बन रही है और वो अपनी जो उसकी क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, उसका भरपूर इस्तेमाल इस समाज को और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में किया जा रहा है, जो पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। ये बात मैं भी, चूंकि किसी भी सरकार को ऐसे नहीं कह, पर जो वास्तव में 7 साल में हुआ, पर इसके बावजूद भी जितना कुछ हुआ उसके लिए अभी और करने की आवश्यकता है। 7 साल की एक और आवश्यकता है। 7 साल की मैं एक उपलब्धि और आपको जोड़ करके बताता हूँ कि वर्तमान जो सन 2022 में हम हैं और 8 मार्च को हम महिला दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये प्रथम वर्ष ऐसा है भारत के अंदर जिसमें महिला और पुरुष बच्चे का अनुपात, जब मेरा कहना चाहिए गर्ल चाइल्ड, बराबर नहीं आया, बढ़ गया है जी। आप जानते हैं, आप उसको पीछे से उसको कोट करिए आप। ये आज से पहले लगातार स्थिति में ऐसा था कि भारत में 900 बच्चों पर, या कहना चाहिए पुरुषों पर या मेल पर 900 महिलाएं होती थी और 1000 जो है पुरुषों का अनुपात था। आज की तारीख में ये 1020 महिलाएं हैं, 1020 बच्चियां हैं और 1000 पुरुष हैं। तो इसमें भी जो है ये बेटी बचाओ बेटी बचाओ ये वाली बात मैंने पहले भी कही थी कि जो ये बदलाव थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कोरा एक नारा नहीं था, ये एक सामाजिक मुहिम थी, सामाजिक अभियान था। और मैंने क्या कहा कि कानून बनाने से नहीं होता है, कानून तो बनते रहते हैं, मगर जब तक समाज के अंदर बदलाव नहीं आएगा ये संभव नहीं है। समाज का बदलना जरूरी है। और इसी सामाजिक बदलाव के अंदर मेरा जो अगला प्रश्न है, फिर शरण भाई पूछेंगे अपनी बातों को, मैं अपनी बात को समाप्त कर लेती हूँ क्योंकि समराइज वही क्वेश्चन को एक बार फिर इनके सामने रखना चाह रहा हूँ जिस पे चर्चा चल रही है। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अच्छी बात है, पर कहीं कहीं सुनने में ये आता है कि पुरुष की गलती नहीं है, वो जेल में है। इस 112 का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, या जो सरकारी योजनाएं हैं
उनका दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? बताइए। हो रहा है, इसका भी हो रहा है, मतलब मना नहीं कर सकते कि नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। मतलब कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण का कहीं ना कहीं दुरुपयोग भी हो रहा है। हाँ, हो रहा है, मना नहीं कर सकते कि नहीं हो रहा है। मना नहीं। आपकी क्या राय है? ये महिलाओं का भी तो है कि वो अपना सशक्तिकरण किसे मान रही है, वो व्यापार करने को मान रही है, या उसको जो फ्रीडम दिया जा रहा है उसे मान रही है, या अपने परिवार को कोऑपरेट करने के लिए अपना सशक्तिकरण मान रही है, या एक चीज और है जिसके नेगेटिव मायने आते हैं, या वो उसको सशक्तिकरण मान रही है। बात सशक्तिकरण को परिभाषित भी तो करना पड़ेगा, मतलब उसका दुरुपयोग कहाँ किया जा रहा है? हाँ, तो सशक्तिकरण का पता होगा तभी तो उपयोग और दुरुपयोग का पता लगेगा। 3 बातें हैं, महिला का सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। जी। सशक्तिकरण के 3 ही बिंदु हैं महत्वपूर्ण रूप से, सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। इन तीनों बिंदु को लेकर ही को सशक्तिकरण का अभियान चलाया हुआ है और वो चलता रहा है और अभी भी उसको हम चला रहे हैं। तो इन तीनों ये 3 बिंदुओं पे हम बात कर रहे हैं कि क्या इनका दुरुपयोग हो रहा है, सुरक्षा को लेकर, सम्मान को लेकर या उनकी आत्मनिर्भरता को लेकर। अब आपका प्रश्न मैंने पूछा, अब आप उत्तर दीजिए। सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, ये सशक्तिकरण के 3 बिंदु हैं। अगर ये सशक्तिकरण के 3 बिंदु हैं तो महिलाओं का सम्मान भी, सुरक्षा भी और सशक्तिकरण भी बढ़ा भी है, और इन्हें बढ़ने से कोई रोक भी नहीं सकता, ना पुरुष वर्ग को ना किसी को इससे आपत्ति हो सकती है। बहुत अच्छा। ये बड़ा अच्छा उदाहरण अभी महेंद्र जी ने दिया था, धनवरिया जी ने दिया था ना, ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में हुआ करता था पहले, जो शॉप पर लेडीज मिला करती थी, बैठी रहती थी। अभी देखिए आप, एक ही महिला है, घर का काम भी कर आ रही है, अपने जीवन साथी के साथ अपना हाथ भी बढ़ा रही है, या कोई किसी के साथ कोई ये एक अच्छी परंपरा, ये बहुत अच्छी परंपरा शुरू हुई। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सशक्तिकरण में ये बहुत वास्ट विषय है कि पीएचई पर डिपेंडेबल नहीं हो सकते आप। मेट्रो सिटीज को ग्रामीण क्षेत्रों से या ग्रामीण क्षेत्रों को कस्बे से नहीं जोड़ सकते। और जैसे बताया, बहुत वास्ट विषय है। किसी की पे स्केल इतनी है कि वो नोएडा में रह रहा है, किसी की पे स्केल इतनी है कि वो जमापुर जागीर में रह रहा है या कहीं गाँव देहात में रह रहा है। तो ये तो एक मुहिम है, वुमेन एम्पावरमेंट। इस मुहिम को चलाना है और जिसके जितने फायदे नुकसान भी है। बिजली है, बहुत फायदे की चीज़ है, छू लेंगे तो करंट मारते। पानी बहुत फायदे की चीज़ है, डूब जाएंगे उसमें भी। तो जितनी फायदे की चीज़ें हैं उसका फ़ायदा उठाना है, उसकी कमियों को देख कर उससे बचना भी है। तो साइमल्टेनियसली मुझे लगता है कि हम वो साथ काम करना चाहिए। और फिर एक बात कहूँगा मैं एट द एंड ऑफ द डे कि एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है, इफ़ यू टीच अ मैन वी टीच अ नेशन, एंड इफ यू टीच अ वुमेन वी टीच अ जनरेशन। तो कहीं ना कहीं अगर हम जैसे शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा का महत्व होना चाहिए कि जब माँ पढ़ी लिखी होगी या बीवी पढ़ी लिखी होगी या बहन पढ़ी लिखी होगी, जिस दृश्य में उसको देखें हम औरत को, जो पढ़े लिखे होंगे तो डेफिनेटली जो उसका दूसरा पार्ट है, जैसे बहन के लिए भाई हुआ, बेटी के लिए बाप हुआ, बीवी के लिए उसका हस्बैंड हुआ, बच्चे के लिए उसकी माँ हुई, तो वो ऑटोमेटिक काम उसी क्रिया में करता चला जाएगा। और एक वक्त आज नहीं हो सकता ही, हम अगर आज करना चाहें हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा ऐसा कि हम उसको बराबर लेवल पे देख सकते हैं। आप अगर जैसे आपने कहा कि भी हम एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप होने जा रहे हैं, तो अगर आप यहाँ से यूएई में जाएंगे वो ज़्यादा डेवलप्ड है, अमेरिका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। लेकिन अगर अमेरिका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है तो भी यूएई के सामने, दुबई के सामने वो नहीं गिनती उसकी होती, क्योंकि फैसिलिटीज़ और जो कानून दुबई में लागू है वो अमेरिका में नहीं। तो हमें तो हर चीज़ को ख्याल रख के बात करनी चाहिए कि हम किसी एक चीज़ से डिपेंडेबल नहीं हो सकते। कई बार सहमति जरूरी है दोनों पक्षों की। परिवार को जोड़ने के लिए जब तक समाज का नजरिया नहीं बदलेगा, उसकी विचार सोच नहीं बदलेगी, मेरा मानना नहीं है कि महिलाओं को सशक्तिकरण का हम दे रहे हैं और कहीं कहीं दुरुपयोग भी मिल रहा है। जैसे भी महेंद्र धनवरिया जी भाई साहब ने कहा कि दुरुपयोग भी हो रहा है, मगर दुरुपयोग होने के लिए हर बात की अतिरेकता है। महिलाओं को भी ये सोचना है कि हमें सम्मान करना है, यदि उनको सम्मान मिल रहा है तो सम्मान देना भी है। ऐसे ही जो हमारे पुरुष भाई हैं उनको सम्मान देना भी है और लेना भी है। जब तक सम्मान देंगे नहीं, लेंगे नहीं, तब तक ये संभव नहीं है। हम केवल सम्मान देते रहे, सामने वाला अपमान करता रहे, तो ये भी संभव नहीं है। समाज को बदलने के लिए दोनों को ही बदलना जरूरी है। और कानून तो बहुत बने हैं, कानून के पालन के लिए हमें खुद भी बदलना पड़ेगा ताकि हमें कानून का उपयोग दुरुपयोग करने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं हो। आज की जो एक
परिचर्चा थी, इस परिचर्चा में बहुत सारी बातें समाज को लेकर, महिलाओं को लेकर, महिलाओं के प्रति समाज में उनकी सोच क्या है, हमने दोनों पक्षों से जाना और जानने के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला कि कहीं भी समाज एक ऐसा हिस्सा है जो किसी एक से नहीं चलता है। समाज में एक महत्वपूर्ण कड़ी परिवार है और उस परिवार से ही समाज बनता है और समाज के मजबूत होने से राष्ट्र बनता है और राष्ट्र यदि मजबूत होता है तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र एक विकसित और विकासशील की कैटेगरी में आता है, श्रेणी में आता है। महिला सशक्तिकरण या महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की एक सार्थकता होगी कि फिर भी मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो महिला की ही होती है, क्योंकि महिलाएं समाज की धुरी है, परिवार की धुरी है। तो महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी को न भूलते हुए समाज के प्रति अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। तो मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की और एक उम्मीद करती हूँ कि निश्चित रूप से हमारा जो महिला समाज है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने कर्तव्यों का, उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाह करेगा। जय हिंद, जय भारत। आज के महिला दिवस पर यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना टाइम यहाँ दिया और अपने विचारों से अभी तक के सभी दर्शकों को अवगत कराया। अभी तक की तरफ से एक छोटा छोटा सम्मान आपको कभी आ रहा हूँ दिया है। बताओ।